बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में चुनाव हो गए। प्रेम कुमार जी, ईवीएम को लेकर सवाल, ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन कैबिनेट की शपथ भी हो गई और ये शपथ बड़ी अजीबोगरीब शपथ। एक तो लोगों को बुलाया जा रहा था शपथ के लिए, तो लोग गाड़ी छोड़ छोड़ के पैदल भागते हुए नजर आए कि भाई कहीं नंबर ना कट जाए, हमें मिल जाए मंत्री पद। एक दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी ने एक मंत्री को शपथ दिलवाई, मंत्री पद की शपथ ले लिया। वो कह रहे हैं कि बस शपथ तो ले ली, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना है। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं बताया, इसलिए नहीं कहा कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ये किस तरह की शपथ हो रही है और ये किस तरह का मंत्रिमंडल है जिसमें सिंसियरिटी नहीं है? और आपको एक जिम्मेदारी दी जा रही है, आप उस जिम्मेदारी को ले नहीं रहे हैं और सही वक्त पे बता भी नहीं रहे। आखिर किस तरह से इसे देखें? अ, मेजा जी देखिए, जब चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं तो पॉपुलैरिटी का सहारा लिया जाता है। इसमें फिल्म स्टार प्रमुख होते हैं। आपको याद होगा, कंगना रनावत से भी किसी ने पूछा कि आपकी जीतने के बाद आपकी योजना क्या है, तो वो योजना जनता के लिए नहीं बता रही होती, वो योजना बताने लगती है कि हमारे पास इतनी फिल्में हैं, मैं इतना व्यस्त हूँ, मैं वहाँ करूँगा, करूँगी, वहाँ करूँगी। यानी वो अपनी प्राथमिकता, जो वास्तव में उनकी प्राथमिकता, वो बता देती है। तो जनता उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो वो आए हैं राजनीति का इस्तेमाल करने, और राजनीति उनकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करती है। केरल वैसा ही उदाहरण है। केरल में बीजेपी के पैर बढ़ नहीं पाए, कदम बन नहीं पाए, जम नहीं पाए, और बीजेपी चाह करके भी वहाँ कोई सीट निकाल नहीं सकी। इस बार एक सीट मिली है, तो वो सुरेश गोपी की सीट मिली है, जो लोकप्रिय कलाकार हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो कलाकार नहीं होते, कोई दूसरे व्यक्ति होते, तो वो सीट बीजेपी के लिए नहीं होती। तो ये सीट बीजेपी को नहीं है, एक कलाकार को मिली हुई सीट है। तो इसको देखते देखते हुए वो कलाकार तो अपनी भावी योजनाओं में, अपनी प्राथमिकता में फंसा हुआ है। लेकिन बीजेपी को चाहिए ये देश में दिखाना कि देखो, केरल में हमने पैर जमा लिए हैं। तो इस हिसाब से वो केरल से एक मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वास्तव में दूसरी तरफ ये स्थिति है कि एनसीपी, जो कि उनकी घटक दल है, वो सरकार में शामिल होने से इनकार कर रही है, इसलिए कि उनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो एमओएस का है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जबकि वो चाहते हैं कैबिनेट का। और कैबिनेट का इसलिए भी कि प्रफुल्ल पटेल के पास पहले भी कैबिनेट का पद रहा है, लेकिन पार्टी को एक सीट मिली है। तो इस दुविधा के कारण वो शपथ नहीं लेते। तो एक तरफ वो है कि शपथ नहीं लेते जो कैबिनेट मंत्री रह चुका है, जिसमें काबिलियत है, और जो घटक दल भी है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो चुनाव लड़कर आया है और जीता है, उसको जबरदस्ती मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जबकि उसकी इच्छा ही नहीं है। तो आप ये समझिए, घटक दल आपके साथ एक सीट जरूर जीता है, लेकिन कई एक सीटों पर आपको जिताया भी तो है। तो उसकी क्षमता, या कई सीट पर सेकंड भी रहे हैं, तो घटक दल की ताकत और क्षमता तो उस इकलौते सांसद से बड़ी है जिसको आप मंत्री बना रहे हैं। तो जिसको मंत्री नहीं बना रहे हैं, उसको आप राजनीतिक कारण से नहीं बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं वो राजनीतिक कारण से। और इन सब का पीछे राजनीतिक कारण है, स्थिर कैसे हो, अस्थिरता का भाव। अस्थिरता का भाव ही इस तरीके से एकदम एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला निर्णय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को बाध्य कर रहा है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, जैसे बीजेपी ने किया कि भाई मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको प्रमोशन की जगह डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया और वो राजी भी हो गए क्योंकि भाई बीजेपी में कह दिया गया तो उन्होंने मान भी लिया। महाराष्ट्र में क्या आपको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले या उसके नतीजों के बाद उसका असर केंद्र की सरकार पर कितना पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ शिंदे वाली शिवसेना है जिसके विधायक उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, करीब जाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये एनसीपी अजीत पवार वाली, उसके भी लोग शरद पवार के कांटेक्ट पे हैं। और इधर मंत्रिमंडल से साफ इनकार कर देना है। शायद ये पहली बार ऐसा बीजेपी के सामने हो रहा है कि जिसे मंत्री पद ऑफर कर रहे हैं वो कह रहा है कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए आप वो दीजिए। तो ये बार्गेनिंग पावर भी आ गई है अब तमाम अलायंस के पास। तो ये मुश्किल होगा जब ये विधानसभा चुनाव खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र के जब निपटेंगे, उसके नतीजों से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति भी अब गोवा जैसी होती जा रही है। गोवा में कोई नेता मिलता नहीं जो कि किसी एक पार्टी के प्रति वफादार रहा।
सब कूद फांद करते रहते हैं। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी है। हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि वहाँ एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें कि एकनाथ शिंदे के सांसद भी टूट सकते हैं, उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं, अजित पवार के विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। तो एक दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में आ चुकी है वो अपनी संख्या 240 और ओवरऑल जो डिपेंडेंसी उनकी है 294 में अपने घटक दलों पर, जेडीयू या टीडीपी पर, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए भी वो कोई बड़ा गेम खेलेगी, किसी बड़ी टूर के लिए कोशिश करेगी, चाहे समाजवादी पार्टी में सेंध लगाए, चाहे महाराष्ट्र में सेंध लगाए, चाहे जेडीयू में सेंध लगाए, या किसी भी तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। इसलिए एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से ऐसी घटनाओं का अंदेशा है कि तोड़ फोड़ की जा सकती है, सरकार बचाने के लिए भी और सरकार गिराने के लिए भी। तो फिलहाल सरकार ने शपथ ली है, तो अभी इस घटना के लिए थोड़ा समय भी है दोनों पक्ष के पास। प्रेम कुमार जी, आखिर में एक सवाल ये है कि बीजेपी अब तक अपने संसदीय दल की बैठक कराने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, उसके बगैर उनका काम चल रहा है। लोकतंत्र का सवाल बीजेपी से बाहर के लोग उठाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल बीजेपी के भीतर से उठना चाहिए कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं। बीजेपी के सांसद नितिन गडकरी और तमाम दूसरे लोग जो अपने आप को असंतोष का पिलर बना कर रखते हैं और मोदी की जगह हम हैं बोल करके अपने नाम उछलवाते रहते हैं, आरएसएस का बैकअप हम ही उछलवाते रहते हैं। जब उनमें इतना भी दम नहीं है कि संसदीय दल की बैठक की मांग कर सके, वो क्या मोदी को चुनौती देंगे? वो अपनी पार्टी में भी नहीं दे सकते, न वो मोदी का विकल्प बन सकते हैं। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं कि बीजेपी के भीतर लोकतंत्र की आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहा। और जब तक ये हिम्मत नहीं आएगी, सच बोलने की ताकत नहीं आएगी, तब तक ये प्रश्न बाहर से जब उठते जरूर रहेंगे, लेकिन उससे न बीजेपी के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न सरकार की सेहत पर। ये बस नैतिकता के सवाल बनकर रह जाने वाले हैं। ये सवाल बीजेपी के सांसदों के लिए ज्यादा। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।